एनसीईआरटी सीरीज की अगले वीडियो में हम देखेंगे। पिछले वीडियो में जैव मंडल आरचित नेशनल पार्क क्या होता है ये सब बताए थे, और आप जाके जो नए हैं आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे हम उस पार्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहाँ हम लोग का फाउंडेशन मजबूत होते जा रहा है। अब धीरे धीरे बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा करने का समय आ गया है, यानी कि अब क्वेश्चन अब आपको लगेगा कि हाँ, अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहां पर जहां से क्वेश्चन और भी टफ आने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जो 6, 7, 8 का क्वेश्चन था, 9, 10 को समझने के लिए 6, 7, 8 समझना बहुत जरूरी था, जहां से क्वेश्चन आते थे और उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते थे। ठीक है, अब 9, 10 हम लोग पढ़े थे, उसको पकड़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। और एक रिक्वेस्ट है यही इस फिर से कि अगर अच्छा लगे वीडियो को तो आप लाइक जरूर करिए, अपने जूनियर को शेयर जरूर करिए जो नए नए तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य वही है, सबों तक एनसीईआरटी का नींव, एनसीईआरटी का एक सोच पहुंचाना। जो छटपटा जाते हैं, जो गरीब लड़के हैं, वो 2, 3 साल अपने माता पिता के पैसे खर्च करने के बाद, परेशान होने के बाद, हिम्मत हार के अपने घर की ओर आ जाते हैं। बस मेरा यही लक्ष्य है, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, और उम्मीद है आगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी तो मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, तो उम्मीद है आगे जब कराऊंगा तो मेरा सब दिन हर सब्जेक्ट फ्री चलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, हर सब्जेक्ट का मेरा पूरा अनुभव है, क्योंकि 2 टाइम्स हम सीजीएल मैथ्स निकाले हुए हैं। तो इसलिए आप लोग को सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मेरे पास सेटअप नहीं है, और उम्मीद है कि पूरा फ्री पढ़ाने वाले हैं आगे। बस यही है कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर सपोर्ट जरूर करें, जिससे सभी तक ये न्यूज पहुंचे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हम बताए थे पंचमढ़ी के बारे में, ये पंचमढ़ी में ही सतपुड़ा नेशनल पार्क था। पंचमढ़ी पूरा ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बढ़े थे, बताए थे जहाँ पे जीव निवास रहते हैं। ठीक है, हम नेशनल पार्क में बताए थे, वन्य जीव में बताए थे, आप पिछले वीडियो में जाके देखें। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे विशेष प्राणी जात क्या होते हैं। विशेष क्षेत्र में रहने वाले, पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है, अब चिंकारा, नीलगाय, चीतल, तेंदुआ, कुत्ता, भेड़िया जयमंडल क्षेत्र में पानी जात है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएंगे हम आपको दिखाते हैं। आपने देख पढ़ा होगा रेड डाटा बुक में क्या क्या होता है, वहां आज हम दिखाते हैं। रेड डाटा से जो 1948 में जारी हुआ था। अब देखिए, विशाल गिलहरी क्या था ना, माधव जी ने बताया। अब ये बताया, इसलिए बताया कि घूमने आए हैं, कहानी बता रहे हैं कि विशेष क्षेत्र स्पेसीज जो एक यहाँ मिला पंचमढ़ी में ही, एक गिलहरी मिली। उसके बारे में देखते हैं गिलहरी को किस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, देखिए, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र का विशेष प्राणी है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेसीज सजीवों को समष्टि का समूह है जो एक दूसरे के अंतर्गत सक्षम है। यहाँ तक भी समझने के लिए बताया आप। अब हम आते हैं मेन फैक्ट, जहाँ सवाल आते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य, इसके बारे में बताए थे, जहाँ पे कोई विक्षोभ नहीं होता है, जिसे रोका गया है पूर्ण रूप से वहां पे आवाजाही को, वहां पे वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। आगे हम लोग, आप पीछे जाके देखिएगा, पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य, ये बहुत बड़ा होता है, साजाने देगा सबसे बड़ा होता है वन्य प्राणी अभयारण्य। इसमें ही पाया जाता है आपका नेशनल पार्क, फिर इसी में पाया जाता है आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं, पता है। आप इस पॉइंट को छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना के लिखिएगा। मैं इसीलिए बता दूं, वीडियो देखिएगा, साथ साथ नोट्स नहीं बनाना है, मैं ये पहले ही बोला हूँ, लेकिन बनाना क्या है, शॉर्ट नोट्स। जहां पे मैं बताऊं इस चीज को शॉर्ट नोट से बना के लिखना है, वन्य प्राणी प्लस सुरक्षित संरक्षित, ऐसे लिखना, वन्य प्राणी प्लस सुरक्षित संरक्षित, ठीक है, इक्वल टू वन्य प्राणी। समझ, इससे आपको याद रहेगा, दिमाग में ज्यादा लोड लेगा। मैंने पूरा जीवन में इसी तरह का नोट्स बनाया, एक एक पेज में मैंने आधा आधा बुक का नोट्स तैयार किया था। ठीक है, अब देखिए, जहां वन्य प्राणी अभ्यारण्य सुरक्षित रहते हैं, ये बता दिए। अभ्यारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध दंडनीय अपराध है। ठीक है, ये वाला पॉइंट सिर्फ नोट्स करना, ये नहीं बनाना है। आगे देखते हैं संकटापन, इसको आप देख लीजिए, हम पहले ही बोले जो बक्सा में कलर किया हुआ भाग रहे हैं, इसको जरूर आप नोट्स बनाए। ठीक है, संकटापन्न का मतलब होता है जो संकटापन्न है, जो कि पूरी तरह से लुप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब लुप्त होने के कगार पे है। ठीक है, उसको संकटापन्न जंतु बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी। सबसे पहले ये सुनिए कि लुप्त क्या होता है, लुप्त प्राय। लुप्त प्राय क्या मतलब होता है, जो पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं, यानी कि इसे ड्रैगन वगैरह लुप्त हो गया है। जो संकटापन्न का मतलब जो अब लुप्त होने वाले हैं, जिसका संख्या बहुत कम हो गया है। तो काले हिरण, श्वेत आंख वाले हिरण, बिहार से की प्री में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसमें से कौन जो है, इसमें से नाम दे दिया था विशाल पांडा। हम सॉरी, इसके बारे में बताएंगे, विशाल पांडा किस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो श्वेत, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें।
श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्चे मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्य में सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इसी को ये हमारे संकटापन्न है, रहते कहाँ है? वन्य प्राणी में। ठीक है, संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे अभी के समय में, जानवे करते हैं मनुष्य पहुंच। अब एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं, सतपुड़ा। सतपुड़ा के उससे क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग कभी प्रैक्टिस सेट दिए होंगे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह इसके बारे में ये कहा गया है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन, सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन इस वन में मिलती है। यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो वो है सतपुड़ा। या इसको नोट्स बनाना है, याद रखिए, इसको हम भी कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए विशाल आरक्षित क्षेत्र है सतपुड़ा, जहां पर्यावरण के संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझ गए। ठीक है, आगे ये बता दिए। अब यहाँ पे देखते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में चट्टानों के आवास शरण भी स्थित, यानी कि आप देखिएगा प्राक इतिहास उसके बारे में सुने, पूरा पाषाण स्थल भीमबेटका सतपुड़ा के ही भाग होते हैं। ये प्राग ऐतिहासिक प्रमाण है आदि मानव। अगर आपसे कभी इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए तो हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के अंदर ही आते हैं। 55 चट्टानी आवास यहाँ पाए जा चुके हैं। ठीक, जब भी आपको एग्जामिनर का मन क्वेश्चन देने का करेगा इस तरह का, तो याद रखिए, ये देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से एक और क्वेश्चन आएगा। प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना यहाँ पर है, अपने देश के उत्तरजीविता संवर्धन करना है, सतपुड़ा में प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती रही वो विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहते हैं। हम पहले ही बताए थे आपको, संकटापन्न जंतु क्या होता है? जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, वो घटते जा रहा है। इसको आप छोटा सा नोट्स बना के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे अब क्या है, देखिए हम वही पॉइंट पे बात करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएंगे, याद रखिए, वही, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटक। अब ध्यान देखिए, जैव घटक में कौन आता है? अब यहाँ पे एक प्रश्न है, जैव घटक में आप लोग को याद होगा, जब आप लुसेंट पढ़ते होंगे आपको अक्सर इस तरह के सवाल में ना आप रटते होंगे, भूलते होंगे, रटते होंगे, भूलते होंगे। याद रखिए, अब जब लुसेंट उठाइएगा ना आप मैं गारंटी देता हूँ लुसेंट को ना एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िएगा। सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव ये जैव घटक हैं जिसमें जीवन है, और अजैव घटक जो होता है जिसमें जीवन नहीं है, जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा आदि। यानी आपको सवाल आएंगे यहाँ से, इसमें से कौन सा जैव घटक नहीं है या कौन सा अजैव घटक नहीं है। समझ में आ गया ना? अब बेहतरीन पार्ट आ रहा है रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा के बुक में जान। अब यहाँ देखते हैं हम, वह पुस्तक है रेड डाटा बुक जिसमें सभी, इसको शॉर्ट नोट्स बनाना है। रेड डाटा बुक शॉर्टकट में लिख लेना है, उसके बाद शॉर्टकट में लिखना है, उसके बाद लिखना है सभी संकटापन्न स्पेसीज। हम संकटापन्न के बारे में बता दिए पीछे, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, पौधे प्लस जंतु और अन्य स्पेसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। यहीं पे एक छोटा सा रेड ऐसे पॉइंट बनाना, इससे करके इससे लिखना है यहाँ पे, सबके लिए अलग है, पौधे के लिए अलग है ना, सब के लिए अलग अलग बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बिहार सचिवालय में आया हुआ क्वेश्चन है, अब बिहार पुलिस मद निषेध में आया हुआ था क्वेश्चन है। ये देखिए क्या पूछा था, प्रवासी पक्षी के बारे में पूछा था। अब देखिए प्रवासी पक्षी होता क्या है, देखिए प्रवासी पक्षी वैसे होते हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण, यहाँ से आपको स्टेटमेंट बना के अब क्वेश्चन देंगे, पहले वन लाइनर देते थे। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय उड़कर या अंडे देने के लिए जाते हैं। होता क्या है, जलवायु परिवर्तन हुआ, कहीं पे बहुत ज्यादा वर्षा हो गया है ना, वहां पे जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं रहा, अब क्या करेगा, वो उड़ के दूसरे जगह चला जाता है, वहीं अपना जीवन यापन अंडे देते हैं। ठीक है, उसी को क्या होता है, प्रवासी पक्षी कहते हैं। प्रवासी जीव मनुष्य भी होता है जो दूसरे जगह जाके बसते हैं। ठीक है, तो प्रवासी पक्षी का मतलब समझ गए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब चैप्टर के अंत में ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ना उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, रिवीजन एक नजर में। वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल, वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण केंद्र। जैव विविधता के बारे में दिया है, हम बताएं जैव विविधता वैसे होता है, बहुत से स्पीसीज एक ही जगह जब निवास करते हैं, अपने अपने
क्या बोलते हैं, परिवार क्या बोलते हैं, अपने ही परिवार से अपना क्या बोलते हैं, एक रिलेशन में रहते हैं, और पौधे के साथ जो संबंध रहता है उसी को जैव विविधता कहते हैं। बताए थे पीछे जाके, ये सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, जो बताए पिछले वीडियो में जाके देखिए। इससे आपको याद होगा, एकदम शॉर्टकट में लिखना है। किस क्षेत्र में पौधे, जंतु, वनस्पति जात और प्राणी जात पाए जाते हैं, ये संकटापन के बारे में बता दिए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, वह जंतु अपने प्राकृतिक, ऐसे देगा एग्जाम में, ऐसे देगा एग्जाम में, कुछ मिलेगा नहीं है, उठा के डाल देगा। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, उसको लिख लीजिए। ठीक है, अब एक अच्छा चैप्टर जंतुओं में जनन, है ना, ये देखिए मादा जनन अंग, है ना, ये सब पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। बने रहिए और अच्छे से ध्यान से एकदम एकाग्र होके ये सोच के पढ़ना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, किसी भी कीमत पर कहीं नहीं भटकना है। हम बता रहे कहीं भी नहीं भटकना है। मैंने इसी प्रकार सिलेक्शन लिया, और एक नहीं कई सारा सिलेक्शन लिया। मेरा क्या बताएं आपको, बहुत सारा 2 टाइम्स सीजीएल, स्टेशन मास्टर जैसे एग्जाम में 92 मार्क्स में उठाए हुए थे। ठीक है, 64 एक्साइज में मेरा रिजल्ट है। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, मैं फेक अपने बारे में बता नहीं रहा हूँ, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे सिलेक्शन लिए हम और आपको कैसे लेना है इसी रास्ते पे चलकर, बिल्कुल किसी तरह भटकना नहीं। अब आगे देखते हैं जनन स्पेसीज, ये उत्तरजीविता है, ये तो नहीं जानना है। अब देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। सबसे मेन क्या, 2 तरह का जनन होता है, एक लैंगिक एक अलैंगिक। अलैंगिक जनन के बारे में याद करिए, हम पिछले वीडियो में कक्षा 7 में पढ़ाए थे। कायिक प्रबंधन नहीं पढ़े तो पढ़िए, कायिक प्रबंधन, है ना, जिसमें वो क्या होता है ना, बायोफिल्म का पत्ती वगैरह में होता है ना। उसके बाद मुकुलन बताए थे, खंडन बताए थे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं लैंगिक जनन आते हैं। वो अलैंगिक थे, ये लैंगिक। लैंगिक जनन क्या होता है, ये होते क्या है, देखिए लैंगिक जनन पौधे में नर मादा जनन भाग, देखिए लैंगिक जनन करने वाले पौधे में नर मादा जननांग भाग होते हैं। क्या इन भागों का नाम बता सकते हैं? आगे देखते हैं हम लोग। देखिए लैंगिक जनन होता क्या है, पहले ये देखते हैं हम लोग। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसमें संलयन होता है नर प्लस मादा दोनों मिलकर उसको लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं जहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, नर जनन अंग, इसको मिस नहीं करना, इसको अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है, एक जोड़ा वृषण, आप लोग माइंड नहीं करिएगा, बायोलॉजी है। ठीक है, हम बता रहे हैं, अच्छे से समझिए। ठीक है, एक जोड़ा वृषण, 2 वृषाणु नलिका तथा एक शिशन लिंग होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं कि पूछेगा कितने जोड़ा वृषण होता है। तो याद रखिए, मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल इसको माइंड नहीं करिएगा। ये पार्ट है हमारे पढ़ाई का, इसको जानना बहुत जरूरी होता है, जिससे सवाल बनते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये नर जनन अंग है, ये मादा जनन अंग है, दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग। नर जनन अंग जो होते हैं, ये सबसे पहले देखिए 2 वृषण होते हैं। कितने होते हैं याद, ये देख रहे हैं, ये क्या है, देखिए एक जोड़ा, देखिए एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका, है ना, एक शिशन लिंग होते हैं। इसको संख्या में लिख लेना है बना के, छोटा 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 जोड़ा। विषाणु समझ, पहले पूरा समझिए। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, बताएं वृषण नर में होते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वृषण से। आइए हम देखते हैं वृषण क्या आता है। ये देखिए नर जनन, ये वृषण लिखा हुआ एक जोड़ा, देखिए ये वृषण है। वृषण यहाँ पे देखिए शिशन, इसी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको शिशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका और एक शिशन लिंग होते हैं। यहाँ पे देखिए एक शिशन लिंग है, ये वाला देख रहे हैं ये। ठीक है, एक जोड़ा वृषण होता है, ये शुक्राणु नलिका है। यहाँ पे जो शुक्राणु बनता है, यहाँ से होते हुए ये वृषण में आता है। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए वृषण युग्म, वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ये जो वृषण होता है ना, यहीं पे शुक्राणु बनते हैं। आप देखते होंगे ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं शुक्राणु को। ये यहाँ से शुक्राणु होते हुए यहाँ आता है, फिर हमारा शरीर से बाहर निकलता है। अब देखिए शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं। उसके बाद एक सिर, एक पूंछ होती है, पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए ये शुक्राणु होता है, ध्यान से प्रैक्टिकल समझते जाइए आप लोग। ये सिर होता है, ये मध्य भाग होता है, ये पूंछ भाग होता है। शुक्राणु 3 भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ज्यादा इसमें नहीं देखेंगे, इतना समझ गए, आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर बड़े 9, 10, 11, 12 में। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हमारा मादा जननांग है। ठीक है, मादा जननांग में विशेष रूप से क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय है। वहां क्या पाया, एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। जहां शुक्राणु का निर्माण पूछेगा एग्जाम में कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। अब देखिए एक जोड़ा अंडाशय,
ये ध्यान से देखिए, ये अंडाशय है और ये अंडाशय है, ये दोनों अंडाशय है, और ये जो है ना ये अंडवाहिनियां है। यहीं पे आकर देखते होंगे शुक्राणु और अंडाशय का मिलन होता है, जिससे वो होता है, आगे हम बताएंगे हम लोग, ठीक है। अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी, इसको इसी को बोलते हैं, इसी को डिंब वाहिनी भी कहते हैं, तथा गर्भाशय होते हैं। ये देखिए ये गर्भाशय है, समझते जाइए, प्रैक्टिकल से बता रहे हैं, क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली मादा जन्म क्या पूछते हैं, मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, क्या क्या होते हैं, क्लियर हो गया। अब अंडाणु, डिंब, अंडाणु को डिंब कहते हैं क्योंकि अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी होता है, क्लियर। अंडाश अंडाश सॉरी अंडाशयों में से, देखिए मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय, हम बताए थे दो अंडाशय होता है, एक इधर एक इधर, किसी एक, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, एक अंडाशय में से एक विकसित होता है, क्या अंडाशय, क्या होता है, अंडाशय। अंडाणु तथा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। अगर क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि डिंब का निमोचन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा जो अंडवाहिनी नली से दिखाए थे वहां होता है। अंडाणु कहाँ से बनते हैं, तो अंडाशय में, ठीक है। वहां से डिंब का निषेचन कहाँ पे होता है, निमोचन अंडवाहिनी में। दो क्वेश्चन बन गया आपका। गर्भाशय का वह भाग, गर्भाशय क्या है, वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है, ठीक है। और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। इसको आप शॉर्ट नोट्स बना के लिख लीजिए, इसको शॉर्ट नोट्स बना के लिख लीजिए। मैं इसीलिए बताते जा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो देखना आप लोग को बहुत जरूरी है। एकल कोशिका है क्या, शुक्राणु भी एकल कोशिका है और अंडाणु भी एकल कोशिका है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखते हैं मानव अंडाणु, और ये है निषेचन, ठीक है। आप देख लीजिए फिगर, उसमें देखना जरूरी नहीं है। अब निषेचन का पार्ट पढ़ेंगे। निषेचन में क्या होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं सब कुछ। अब निषेचन, पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है, ठीक। जनन क्रम का पूछेगा एग्जाम में, पहला चरण शुक्राणु अंडाणु का संलयन है, ठीक है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का वह संलयन निषेचन कहलाता है। समझ में आ गया निषेचन क्या होता है, यही जो संलयन होता है अंडवाहिनी में, देखिए इसी को शुक्राणु अंडाणु, यहीं पे निषेचन होता है, फिर गर्भाशय में विकास होता है भ्रूण का। क्लियर हो गया, ये नहीं कि बोलेगा निषेचन गर्भाशय में होता है। अब देखिए आगे, उसके बाद निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मजन का निर्माण होता है। अब हम जानेंगे दो फैक्ट, वो क्या फैक्ट जानेंगे। पहला फैक्ट हम लोग जानेंगे परक नली शिशु के बारे में। अब देखिए परक नली शिशु, दूसरा फैक्ट जानेंगे इन विट्रो निषेचन, इसको शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कहते हैं। अब पूरा हम लोग इस लाइन को पढ़ते हैं और आप लोग समझिए। कुछ स्त्रियों के अंडवाहिनी अवरुद्ध होते हैं, यानी जो अंडवाहिनी ये नली वाला जो है ना पार्ट बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे क्या होता है, स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। हम क्या बोले थे, अंडाशय के पास जो अंडवाहिनी है, ये हम बताएं पहले, यहाँ पे मार्ग अवरुद्ध हो जाने के बाद अंडाशय से जो शुक्राणु आते हैं, अंडाशय से निकलता है अंडाणु, दोनों के मार्ग मिलन नहीं हो पाता। इसकी वजह से, इसी वजह से ये दिक्कत होती है। अब देखते हैं डॉक्टर चिकित्सक क्या करते हैं। अब इसमें उचित माध्यम से क्या करते हैं, ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र कर लेते हैं और उचित माध्यम से कुछ घंटों साथ रखते हैं। ऐसे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। समझ में आएगा कृत्रिम निषेचन क्या होता है, दोनों निकाल लेते हैं शुक्राणु अंडाणु, ऐसा जगह बाहर में रखते हैं जहां से ये निषेचन हो सके। उसके बाद क्या कहते हैं, जब अगर निषेचन हो जाता है, हम बोले थे निषेचन का कहाँ होता है, आप एक चीज और रिपीट करते हैं, अंडवाहिनी में ही निषेचन होता है दोनों का मिलन। लेकिन जब ये अवरुद्ध होता है तो क्या करता है डॉक्टर, दोनों को बाहर निकाल के बाहर में करते हैं। अब निषेचन हो गया, तो निषेचन होने के बाद युग्मजन को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, उससे माता के गर्भाशय में डाल देता है, तथा शिशु का जन्म समान शिशु की तरह होता है। इसे ही परकनली शिशु कहते हैं। अब से ये चीज क्लियर हो गया आपको। अब आपसे आएगा एग्जाम में, बाह्य निषेचन क्या होता है। आंतरिक निषेचन समझ गए, जो गर्भ के अंदर होता है, जहाँ अंडवाहिनी में होता है, गर्भाशय में होता है। अब देखिए बाह्य निषेचन क्या होता है, आप देखते हैं ये मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है, मेढक में भी होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, सवाल है ये। देखिए होता क्या है, देखिए मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। पानी में जैसे ही वो मादा अंडे छोड़ती है, तो क्या करते हैं, नर उस पे शुक्राणु छोड़ देते हैं बाहर बहते हुए। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ, हम बताए थे पूंछ मध्य भाग, 3 भाग में होते,
पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते हैं। अब आएगा शुक्राणु कैसे तैरते हैं, तो पूंछ की सहायता से। ठीक है, शुक्राणु अंडकोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। ठीक, अब ये बाह्य निषेचन है। बाह्य निषेचन क्या, बाह्य निषेचन होता है मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणी, साथ साथ मेढक और टेटपोखर में। ठीक है, अब आगे देखेंगे भ्रूण में परिवर्तन। ये सब पार्ट आपको सजाने के लिए भी दे देगा, निषेचन, भ्रूण, तो आपको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कैसे बनता है। देखिए, अब युग्मजन हो गया। युग्मजन लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, तत्पश्चात कोशिकाएं सम्मुखित होते हैं, उसके बाद यह विकसित होती है, ऐसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होते रहता है। तो भ्रूण कहाँ विकसित होता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निषेचन कहाँ होता है, याद रखिएगा, अंडवाहिनी में। ठीक है, अब भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय की दीवार में जाके विकसित होता है। अब देखिए, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होते रहता है। अब देखिए ये रहा, ये फिगर ध्यान से देखिए, रोपित भ्रूण गर्भाशय के दीवार पे है ना, अंडोत्सर्ग यहाँ हुआ, ये देखिए युग्मजन बना, अंडाशय यहाँ से निकला। ठीक है, आप देखिए विकसित होता हुआ भ्रूण, ये गर्भाशय की दीवार है। समझते जाइए क्या पार्ट्स, आप सबसे बड़ी बात है ये सब पार्ट्स जो है इंसान का, ये क्वेश्चन में आता है जब एग्जाम में ना, उससे क्वेश्चन आदमी पता ही नहीं चलता है और एग्जाम गलत होके निकल जाता है। ठीक है, तो आप समझिए, समझने के लिए भी जरूरी है इसको। अब देखते हैं जरायुज। जरायुज के बारे में जानते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं उसे अंड प्रजनक जंतु कहते हैं, और जरायुज क्या था, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज। इसको आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, जरायुज। जरायुज बगल में क्या लिखिएगा, जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। एक लिखिए अंड प्रजनक, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, अब देखिए मेढक का ये पार्ट्स देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे आप आइए पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक मेढक अंडा दिया, अंडा से टेडपोल, ऐसे ही लिखना है, ऐसे शॉर्ट मत बना, अंडा टेडपोल लार्वा, टेडपोल को ही लार्वा कहते हैं। ठीक है, कभी टेडपोल देगा कभी लार्वा देगा। फिर वयस्क, क्या टेडपोल वयस्क में दिखाई देते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। यहाँ पे कयांतरण का क्वेश्चन आएगा, आया हुआ है। रूपांतरण क्या है, कयांतरण। देखिए, टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये छलांग लगाता है, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कयांतरण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि कुछ विशेष परिवर्तन, यहाँ इतना बड़ा देगा और लिखिएगा लास्ट में, कुछ विशेष परिवर्तनों का टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, कयांतरण कहलाता है। ठीक है, आप रखिए, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, हम पहले पिछले पार्ट में पढ़ाए थे 7th क्लास में कि अलैंगिक जनन में एक पार्ट मुकुलन होता है। मुकुलन किसमें किसमें होता है, यीस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे आप मुकुलन। सबसे पहले लिखिए अलैंगिक जनन, पीछे पढ़े हैं तो ठीक है, अलैंगिक तो वहीं में जोड़ लीजिए। अलैंगिक जनन क्या लिखिएगा, मुकुलन। मुकुलन में क्या क्या लिख दीजिएगा, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, दो गो, एक दे दीजिएगा हाइड्रा और दूसरा दे दीजिएगा यीस्ट। ठीक है, अब बीजाणु जनन क्या होता है, कवक में होता है। ये सब अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जो होता है कायिक प्रवर्धन, जैसे अदरक में आलू का जो आंख निकलता है ना, ब्रायोफिल्म का पत्ता जो पत्तों पे ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिए। अब हाइड्रा के बारे में हम लोग देखते हैं, हाइड्रा में क्या होता है। प्रत्येक हाइड्रा एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं, उभार विकसित हो नए जीव, उन्हें मुकुलन कहते हैं। क्लियर है, बस इतना लिखना, हाइड्रा मुकुलन। यीस्ट में भी मुकुलन होता है। ठीक है, हाइड्रा भी एक प्रकार एकल जनक से निकले उदरजीवी, ये नहीं जानना। जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नई जीव जन्म देता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पे अलैंगिक जनन क्या होता है, जनक को जिसमें एक ही जीव जनन नए जीव का, यानी कि जो दो मादा और नर मिलके बनाते हैं उसको लैंगिक बोलते हैं। एक ही जीव से होते हैं उसको अलैंगिक करना। अलैंगिक के बारे में पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए, अमीबा बताए तो अमीबा एक कोशिकीय होता है, इसमें केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है, जिसे विखंडन कहते हैं। तो अमीबा में क्या होता है, अलैंगिक जनन कौन सा, विखंडन। आपको इस तरह क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, देखने को मिलेंगे। देखिए, अलैंगिक जनन को इससे जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, उसे द्विखंडन कहते हैं या विखंडन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं आएगा, यहाँ से मेन जानना है डॉर्सेट भेड़, स्कॉटफिश, ब्लैक फेस ईव और डॉली। डॉली के बारे में सुने थे ना, जो क्लोन बकरी थी, वो उसमें से महत्वपूर्ण फैक्ट बताने जा रहे हैं।
डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की, अगर हम लोग क्या होता है जिस तरह आता है ना क्वेश्चन सब में डॉली डॉली लगाते हैं, तो आप जानते हैं इसमें 3 प्रकार का भेड़ था। देखिए ये फिन डॉर्सेट भेड़ था, ये स्कॉटिश लिया, ये दोनों से ये डॉली को बनाया था। बस याद रखिएगा, क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए क्या किया, डॉली की क्लोनिंग करते समय, यानी इसका क्लोनिंग कर, इसको कैसे पैदा किया गया, फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़, ये मादा था। पूछेगा मादा कौन था, फिन डॉर्सेट। आस्तन की ग्रंथि की कोशिका लिया इससे, और स्कॉटिश ब्लैक ईव का, ये जो ये फीमेल है इससे लिया, और इससे दोनों को बना के एक जो है इस तरह किया, जो भी क्लोनिंग करता हुआ। बस इतना याद रखेंगे, डॉली नामक भेड़ बना। दुर्भाग्य से फेफड़ों का रोग के कारण डॉली मर गई। ठीक है, अब इस चैप्टर के लास्ट में जो दिया हुआ उसको देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जनन का वह प्रकरण जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, हाइड्रा में मुकुलन होता है, अलैंगिक देंगे, अलैंगिक जनन का कौन सा पार्ट मुकुलन का नहीं है, कौन सा पार्ट विखंडन का है। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, हम बता चुके हैं, एग्जामिनर को एकदम मजा आता है यहाँ से प्रश्न उठाने में। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, निषेचन, कैंदन, रोपण, मुकुलन। ये हम बताए थे, जब ये अब वो ये टेडपोल से जब वयस्क बनते हैं उसको कैंतरण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था में फास्ट हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए वृद्धि एक प्राकृतिक प्रकरण, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर एक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें परिणाम जनन परिपक्व आदि, उसे किशोरावस्था। किशोरावस्था जब आता है ना, देखते होंगे इंसान का, उसमें बदलाव आने लगते हैं, जब जैसे मेन में दाढ़ी मूछ आने लगती है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं किशोरावस्था लगभग 11 से 11 वर्ष के आयु से प्रारंभ होकर 18 वर्ष 19 वर्ष तक चलता है। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, एज याद रखिएगा, क्योंकि अंग्रेजी के टीन इसीलिए इसको टीनेजर कहते हैं। ठीक है, 19 तक को टीनेजर कहते हैं, किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। याद, इसको छोटा सा नोट्स बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, यौवना लड़कियों में यौवनावस्थ का संकेत होता है ये। ठीक है, अब थोड़ा इसको देख लीजिए, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, स्पष्ट उभरे हुए रूप में दिखाई देता है हमारे गर्दन में, देखते होंगे, और किसी भी मेन के गर्दन में ऐसे करके देखते होंगे, ऐसे करके उभरा हुआ भाग रहता है, उसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। याद रखिएगा ये। ठीक है, लड़कियों में स्वरयंत्र अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, ये छोटा अतः सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। अब देखिए जब ध्वनि पढ़ाएंगे ना 9th क्लास में बताएंगे, लड़कियों को उच्च तारत्व होता है, इसीलिए उसका आवाज ज्यादा तीखा होता है, क्योंकि लड़कों का स्वर गहरा होता है इसलिए उसका तारत्व कम होता है। लेकिन लड़कियों, इसके आगे दिखाते हैं, बाद में बताएंगे, 9th में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे इसके साउंड के बारे में। ठीक है, ये देख लीजिए एडम सेपल कहाँ पे होता है, देख रहे हैं ना, ये होता है ना गर्दन में होता है एडम सेपल। ठीक है, आगे हम लोग मेन पार्ट यहाँ पे देखते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां। अक्सर जब लोग अंतःस्रावी ग्रंथि आगे पढ़ेंगे उसके बारे में मिलेगा, तो नलिका क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे खून में प्रवाहित करती है, इसीलिए उन्हें नलिका विहीन कहती है। इसका मतलब होता है अक्सर जो होता है ना, नलिका रूप से जाता है, जैसे हम लोग भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं तो नलियां सबका पार्ट्स बना हुआ है, उसको बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होता है वो नली नहीं रहता है, वो सीधे ब्लड में सब कुछ डालता है, जो भी निर्मोचित करती है। तो नलिका विहीन समझ गए, अंतःस्रावी ग्रंथि का ही पार्ट है, उसी को बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथि। अब यहाँ देखिए 2 तरह का बेसिकली हार्मोन पूछा जाता है। एक पुरुष मैन का जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होता है और स्त्रियों में होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, अंडाशय स्त्री उत्पादन, अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद जो भी हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है स्तन विकसित हो जाते हैं उस कौन से हार्मोन की वजह से, वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ठीक है, उसके बाद दूध स्रावी ग्रंथियां अथवा दूध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती है। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि। याद रखिए ये दोनों ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलता है, और इन सब का नियंत्रण कौन करता है, यही करता है। समझ में आ गया? आप लोग इसको देख लीजिएगा, ऋतुस्राव को रजोधर्म कहते हैं,
पहला ऋतुस्राव जो होता है उसको रजोदर्शन कहते हैं, और ऋतुस्राव रुक जाने को रजनोवृत्ति कहते हैं। लास्ट से जो होता है 45 से 50 वर्ष की आयु में उसको रजनोवृत्ति कहते हैं। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बायो हम लोग चल रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, अगर पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ 12वीं तक पढ़ाने वाला हूँ मैं। अब अगली वीडियो में हम देखते हैं ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। तो ये देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे पढ़िए, बने रहिए, और जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन इसको जरूर सुनिए, वीडियो की एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।